गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट। सुबह सुबह आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो दिन है, जो हम लोग यहाँ पे जिसे बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों में अवेयरनेस आए, वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ऑब्वियसली we're talking about that today, mental health, मेंटल वेल बीइंग, इस बारे में हम बात करें। और हमारी जो सारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं, हमारे सारे जो कैफ़े के जो हमारे सारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे, हम सबको एजुकेशन मिलेगी इस हवाले से। और अगर आप भी आज इस डे को देख रहे हैं और ऑब्वियसली इस डे को इफ़ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, then definitely हमसे रब्ता कीजिए, हमसे get in touch with us. And today we're talking about world mental health. तो आप लोग बताएं, कोई is there anything you guys want to say? कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बिजली इस वक्त बड़े गौर से देख रही हैं। सर जी, मैं आपको गौर से नहीं देख रही, वो मैं बहुत पहले देख चुकी हूँ। अच्छा, आपकी बात गौर से सुन रही हूँ। गौर से सुन रही है। बड़े नसीब, ऑब्वियसली मुझे आप बताएं नसीब कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ, इसके बारे में आपको कुछ कहना है? एनी कहानी या कोई? मैं दिनों बात बताता हूँ आपको कहानी। पता है हम सब का तो नहीं पता, मैं अपनी बात करूँ तो कभी भी जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में या कोई बताता है तो चीज रह तो जाती है दिमाग में, लेकिन दिल पे नहीं उतरती। दिल पे तब उतरती है जब आप इसको अपने किसी चाहने वाले या अपने किसी दोस्त या अजीज के अंदर देखते हो, जब ये प्रॉब्लम होती है। अब मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको डिप्रेशन था, सही है। अब वो हर वक्त जो है ना बेचारा हर वक्त डाउन रहता था, वो कुछ भी करे खुश नहीं होता था। मैंने कहा यार तुम कैसे बनते हो यार, जब भी देखो ऐसा तुमने मुंह बनाया हुआ होता है। मैं मजाक करता था उसके साथ, यकीन मानो यार वो उसके साथ इतना प्रॉब्लम हो गया, उसने अटेम्प्ट किया अपने ऊपर, मतलब अपनी एक बार जान लेने की कोशिश की। मतलब इतना सीरियस मसला था ये। उसके बाद से आज भी वो मतलब 100% ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा रवैया उसके साथ बदल गया कि यार देखो ये चीज है, ये चीज वाकई एग्जिस्ट करती है, इसको मैंने भी इसको असलियत समझनी है और इसके साथ जब भी पेश आना है इस तरह आना है कि इसके मतलब ठीक ये नहीं है, ये खुश इसलिए नहीं है कि बस इसको खुशी नहीं मिल रही, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। उसको आइडेंटिफाई करके अब उसके साथ मैं जब भी बैठता हूँ उसको सुनता हूँ, उससे बात करता हूँ, उससे कहता हूँ भाई तुम आज कैसे हो, तुमने कल क्या किया, कल क्या करने वाले हो। नहीं, बड़ा जरूरी है जस्ट टू चेक अप ऑन हिम। मेरा रवैया बदल गया। वो यही बात है कि अब देखो ये आज का दिन मना रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि जिनको नहीं पता वो फील कर सके कि यार ये वाकई एक चीज है और इसके जो जिन लोगों को होता है उनके साथ कैसे पेश आते हैं। और नसीब पहले मैंने आया तो दसो ये होंदा की है या कोई बीमारी है, बुखार है, नजला है, खांसी है की है? नहीं, इट्स एन एक्चुअल इलनेस। ऑब्वियसली एक चीज होती है जिसका क्योर भी है, लोग इसकी इट्स साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली। ये मेंटल हेल्थ ये क्या वर्ल्ड क्यों मनाते हैं? आपको बताता हूँ, मेंटल हेल्थ डे जो है, जो ये दिन जो हम जिसे कहते हैं देखते हैं इसको, ये बेसिकली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे स्टार्टेड 1992 और ये शुरू वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन ने किया था। इसलिए किया था ताकि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसके स्टिग्मास क्या हैं सोसाइटी के अंदर, और उससे बात उसके बारे में कैसे की जा सकती है, और उसकी क्या जिसे कहते हैं क्या उसके क्योर होते हैं और किस तरह उसको बैटल किया जा सकता है। तो ये 1992 में शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक बहुत, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब लोग इस बारे में बात करते हैं और लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि दिस इज़ एन एक्चुअल इलनेस। मतलब लोगों को ये लगता है कि जी किसी को अगर डिप्रेशन हो गई है, एंजाइटी हो गई है, या किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो उनको लगता है जी ये यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स एन एक्चुअल इलनेस। और हर चीज़ का एक क्योर होता है, हर चीज़ का कोई एक प्रोसेस होता है, ट्रीटमेंट होता है, इसको ट्रीट किया जाता है, डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान में कितने मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं और काउंसलर्स हैं जो काम इस पे कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में अवेयरनेस हो रही है। देखो बाजी, आपको मैं बताऊँ, अभी मुझे याद आया, हमारे ना बच्चे के स्कूल में एक छोटा सा बच्चा है, वो आया और उसने आके ना मेरे बेटे से पता नहीं क्या क्या बातें करने लगा ना। मेरा बेटा घर आया, उसने आके बताया मम्मा ऐसे ऐसे ना, बच्चा वो पता नहीं क्या बातें कर रहा था, मैं परेशान हो गया। तो स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने कहा आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं इसको। तो अब ये है कि बजी मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया कि इतना सा बच्चा उसको साइकियाट्रिस्ट,
या डॉक्टर की जरूरत होती बिजली है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जैसे हम कहते हैं ना कि फिजिकल इलनेस एक चीज़ होती है, इसी तरह से मेंटल इलनेस भी। और जब मैंने अपना साइकोलॉजी में आई डिड माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी डीनो, तो उसमें क्या होता था कि हम ना साल का जो एंड होता था, एक हमें एग्जामिनी दिया जाता था, यानी एक ऐसा इंसान के जिसमें हम अपनी पूरी रिसर्च करते थे। और एनजाइटी, डिप्रेशन, अच्छा सिर्फ डिप्रेशन नहीं होती, जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो हमें लगता है सिर्फ डिप्रेशन है, एनजाइटी और हज़ार मसले हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। तो आई हैव नॉट बिन थ्रू दिस, बट मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे हैं, बहुत सारे अपने ऐसे एग्जामिनीज यूनिवर्सिटी में देखे हैं जो इन सबसे सफ़र कर रहे थे। और सबसे मज़े की बात, सबसे हैरत की बात, इन कुछ सालों में ये भी अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हाँ, उन्होंने भी इस बारे में बात करना शुरू की है डिनो, और उससे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में। देयर सो मेनी फेमस नेम्स एंड फेमस फेसेस जिनको आप देखते हैं, उनकी ज़िंदगी देखते हैं, बोलते हैं यार मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता था कि उनके पर्सनल स्ट्रगल्स क्या हैं, उनकी पर्सनल बैटल्स क्या हैं। तो हमारी न्यूज़ फीड में जैसे अगर हम बात करें करण जौहर की बात करें, करण जौहर साहब बहुत बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार, उनको भी इस चीज़ से उन्होंने सफ़र किया है। उनका जैसे कहना है कि देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ व्हेन आई वाज रियली डिप्रेस्ड, व्हेन आई वेंट थ्रू दैट फेज आई थॉट आई एम गेटिंग क्लोजर टू कार्डियक अरेस्ट। आपको कभी कभार होता है। आई फेल्ट इन द मिडल ऑफ मीटिंग 2.5 years ago, after which I left the meeting in between saying that I had something urgent to do and rushed to the doctor. He then said, I'm having an anxiety attack. I went to a psychologist post that. Then I realized that I had some internal issues to deal with which got built up at such a point that it resulted in anxiety. तो ये भी होता है कि कभी कभार आप चीज़ को ना बहुत अरसे तक इग्नोर करते हैं। आपके साथ कोई कुछ मसला हो, कुछ हो, तो हम इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। हम ये सोचते हैं कि यार खैर है, ठीक हो जाएगा, अभी मुझे कुछ हो रहा है, मैं कोई दवाई खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आपको नहीं पता कि ये चीज़ बिल्डअप होती रहती है। सो ही इज़ गिवन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। फिर उसके साथ साथ दीपिका पादुकोणे पे हम आते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, लेकिन अगेन उनका कहना है कि आई थॉट इट वाज स्ट्रेस, सो आई ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ बाई फोकसिंग ऑन वर्क and surrounding myself with people which helped me for a while, but the nagging feeling didn't go away. My breath was shallow, I suffered from a lack of concentration, I broke down after often. अब इनका ये कहना है कि यू नो कि लाइक दोस्त भी थे, लोग आसपास भी थे, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी मुझे फिजिकली फील होता था कि कोई मसला है, यू नो कि ब्रीदिंग में मसला हो रहा है। आप थोड़ा सा ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, जैसे आप फंसे हुए एक जगह में। तो ये नहीं है कि अगर आपके आसपास लोग हैं तो आप ठीक हैं, यू कैन फील दैट फीलिंग ऑफ एंड ऑन हो सकती है ये, या रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर। आप नेक्स्ट आएंगे ज़ैन मलिक, जो एक सिंगर हैं बड़े फेमस। उनका ये तो मैंने भी सुना है कि ज़ैन मलिक हैज़ दिस प्रॉब्लम वेयर ही गेट्स डिप्रेस्ड और हैज़ एंजाइटी अटैक्स इवन बिफोर अ बिग शो। मुझे याद है बीच में कि हाल ही में ज़ैन मलिक का हुआ था ये कि ज़ैन मलिक का कोई बड़ा फेमस कॉन्सर्ट था और वो बड़ा उसको एडवर्टाइज भी हुआ था, इट वाज हिज टूर एंड ही डिडंट गो ऑन टूर। मतलब कि इतने सारे लोगों ने टिकट्स खरीदे, ही डिडंट गो ऑन टूर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज यार मुझे एंजाइटी पैनिक अटैक हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड ही सेड दिस टू हिज फैंस। उसने अपने फैंस से माजरत की थी कि भाई यू नो आप लोग जो भी आप लोग हैं जिन्होंने टिकट्स खरीदे, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है। तो यू नो समटाइम्स इट कैन हैपन एट ऑल टाइम्स ऑफ यू नो टाइम्स। अब जुगन काजिम की अगर हम बात करते हैं, हम अगले जो हमारे सेलिब्रिटी की तरफ आते हैं, जुगन काजिम इन एन इंटरव्यू विद डॉन 3 years ago, डॉन के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था। The actor spoke about the benefits of therapy and said she feels that people in the industry should go to a psychiatrist at least once a week just to get things off their chest. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ बहुत ही एक्सट्रीम कोई केस हो या कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा हो तभी आप जाके किसी से बात करें। आप साइकियाट्रिस्ट के पास वैसे भी जाके बात कर सकते हैं। 10 मसले होते हैं, घरेलू मसले होते हैं, मियाँ बीवी के मसले, यू नो कोई आपके काम पे मसले या कोई भी एनीथिंग, यू कैन टॉक टू योर साइकियाट्रिस्ट अबाउट एनीथिंग एंड इट्स कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। ये भी बता दूं कि लोगों को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट या आप किसी डॉक्टर जो होते हैं आपसे बात करते हैं इस बारे में, जो मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स होते हैं, आपको लगता है कि आप उनसे बात करेंगे तो वो बात फैल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ वेरी डीप confidentiality you know clause where they don't discuss your problems with anyone. अगली की तरफ आते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे अनुष्का शर्मा के बारे में, जो 2017 में उन्होंने कहा था कि I have anxiety and I'm treating my anxiety. I am on medication for my anxiety. Why am I saying this? Because it's completely normal thing. It's a biological problem. In my family, there have been many cases of depression. More and more people should talk about it. There's nothing shameful about it or something to hide. If you have a constant stomach pain, wouldn't you go to a doctor? It's that simple. I want to make my mission to take shame out of this and to educate people about this. मैं अपनी पर्सनल आपको बात करता हूँ, मेरी भी खानदान में एंजाइटी का मसला है। काम करें, अपने अंडा को उर्दू वाला बंदा डलवा दें, ये ट्रांसलेशन। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, नहीं, अब वो अंग्रेजी में लिखा है, अब उर्दू हो गई है। क्या बोलूँ मैं, अब मैं उर्दू में ना अंग्रेजी पढ़ने के बाद उर्दू बोलूँगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बात करिए कि फैमिली के अंदर भी एंजाइटी चलती है, बायोलॉजिकल भी होता है। यू नो इस तरह होता है कि
कि अगर आपको लगता है कि आप में अभी बात प्रॉब्लम आई है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से भी हो सकता है True, मसला मसाइल। बिल्कुल। मूविंग ऑन, Identify करना एमा भी स्टोन हमारी लास्ट सेलिब्रिटी जो है ये कहती हैं, एमा स्टोन हैज डिटेल्ड हर एक्सपीरियंस विद एंजाइटी एंड थेरेपी ऑन सेवरल ओकेजन्स। I was a very anxious child and had a lot of panic attacks. I was a very anxious child, and you know, she said on the Late Show with Stephen Colbert in September, the actress also shared a photo of the little green monster he had to draw on to represent her anxiety when she was 9 years old. तो मतलब बच्चे को मतलब young age से भी आप treat किया कर सकते हैं और treat it, और you know, and take your child. If you see any anxiousness, if you see any kind of problems, you can always take your child to a doctor. और आई एम सो सॉरी अगर ये आप लोगों को अंग्रेजी कुछ ज़्यादा लग रही है, मेरी मसला नहीं लिखा हुआ, बट एनीवे मूविंग ऑन, करने में टाइम लगता है बिल्कुल। हाँ क्या करें, बट एनीवे तो अब हम जो है यू नो, सो दिस इज समथिंग जो है जो मैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। वाओ, बाय द वे हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और एक चीज़ आज मैं बाय द वे एक बड़े मजे की चीज़ बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगी कि जब हम साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं ना, तो देयर इज दिस वन पर्सन हु इज साइकियाट्रिस्ट, और एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, एक होते हैं काउंसलर। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अपनी मेंटल इलनेस को लेके या कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेके किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो वो आपको दवाई दे। साइकियाट्रिस्ट देती हैं दवाई, वो भी एक्सट्रीम केसेस में देते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं जी हम जाएंगे, हमें स्लीपिंग पिल में जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी और भी इसकी रेमेडीज़ होती हैं। एंड खाने का बहुत बड़ा बहुत गहरा एक ताल्लुक होता है आपकी मेंटल हेल्थ से, आपकी फिजिकल हेल्थ से। बिंज ईटिंग ना करें, स्नैक्स जो हैं वो अनहेल्दी वाले ना खाएं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी किस्म का बीफ बर्गर। वंडरफुल। Yes. और इसी के साथ हम लोग ये जो है इस रेसिपी की तरफ आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाइए। अगर आपके पास कोई कहानी हो, कुछ शेयर करना चाहे, ज़रूर रब्ता कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और अब हम चलेंगे हमारे मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है खाने पीने का किसको शौक नहीं, सीखने का किसको शौक नहीं। तो हमारे पास तो सबसे बेस्ट है इंसान है जो आपको हर चीज़ सिखा भी सकती हैं, बता भी सकती हैं। तो आयशा की तरफ चलते हैं। व्हाट आर वी मेकिंग टुडे आयशा? यस डीनो, सिंस वी आर फास्ट फूड लवर्स, ठीक है, और हमारे है ना, और हमारे कराची में एक जगह है मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, और मैं हिंट जरूर दूंगी उस जगह के बारे में, आप लोग को समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारी रेसिपी का नाम है मिस्टर एग चीज एंड बीफ बर्गर। So this is a Mr. which is also a burger. Okay, I just want to give a massive shout out. मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो है जो मिस्टर जो है जो बनाते हैं एग एंड चीज, या लव यू गाइस मैन। ऑलराइट कूल, एंड आई लव यू टू, क्योंकि जितने भी वो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं जिनका बचपन कराची में ही गुजरा है, बिल्कुल वैसा ही है, तकरीबन 15 साल 20 साल 10 साल पहले वो एक बर्गर चेन होती थी, पाकिस्तानी बर्गर चेन, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बर्गर्स की सबसे अच्छी बात जो उनके चाहने वालों को लगती है वो ये कि बीफ में बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। जब आप बीफ की पैटी कहीं भी खाते हैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स हैं जो कि अब पाकिस्तान में होती हैं, अच्छी होती हैं, उसमें बहुत सारी टॉपिंग्स होती है, मेयो होता है, हैलीपिनोज होती हैं, मगर इनके बर्गर्स हमेशा सिंपल होती हैं। हम आज उसको रेप्लिकेट करेंगे, और इनके बर्गर में जो सबसे अनोखी बात होती है वो ये होती है, बीफ का कीमा होता है, ठीक है, कोई वुस्टरशायर सॉस नहीं होती, कोई ऑयस्टर सॉस नहीं होती, सिर्फ बीफ का कीमा, सॉल्ट हस्बे जायका एंड ब्लैक पेपर यूज करते हैं ये लोग, ग्राइंडेड एंड अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ ब्लैक पेपर। ये तो मेरे सीखनी है, yes, क्योंकि please. मैं बचपन से उनका बर्गर खा रहा हूँ, yes. तो मैं तो सीखना चाहता हूँ कि ये बर्गर बनता है। ओके, सो देयर इज कीमा, यस, ठीक है, ग्राउंड बीफ लाइक कीमा। हाँ, अच्छा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मशीन से निकला हुआ है, अगर सिर्फ एक बार मशीन से निकला हुआ हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है बाय द वे। अच्छा, और जो है वो इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, साथ में हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ग्राइंडेड भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। नो लहसुन नो अदरक, थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं ताकि एक मजे का फ्लेवर आए। अच्छा, ऑलरेडी फील इट, है ना। और एक मजे का काम ये किया है दैट दीज बर्गर चेन्स हैव दिस काइंड ऑफ अ पैन। अच्छा, छोटा वाला, ठीक है। इससे फायदा ये होता है डीनो कि ये बर्गर बन के साइज का होता है, तो थोड़ा थोड़ा निकलता हुआ होता है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता आपका बर्गर, आपको काटना नहीं पड़ता बाद में। सो दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 700-800 रुपए का होता है एक बार ले लें। और इसमें सिर्फ अंडे की सफेदी है, हल्की सी मैंने जर्दी ऐड की, और ऊपर मैंने काली मिर्च। ये तो नेचुरली भी आप ब्रेकफास्ट के लिए भी बड़ा अच्छा अंडा बना सकते हैं, जल्दी लाइक इतना छोटा, स्मार्ट एंड वेरी इजी टू यूज। हाँ, यस। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम
ठीक है। टैब हीट से दूर कर देते हैं और सही। हल्की आंच कर देते हैं। अच्छा, हमेशा जो भी बीफ पैटी होती है ना, वो जूसी आप ऐसे रख सकते हैं दैट यू ऑलवेज हैव टू शैलो फ्राई इट, नेवर डीप फ्राई एनी बीफ पैटी। शैलो फ्राई क्या होता है, जरा एक्सप्लेन करें। शैलो फ्राई यानी ऑयल जो है वो कम होना चाहिए, ऑयल इसकी दोनों तरफ नहीं आना चाहिए। सही है। अगर वो डीप फ्राई करेंगे तो बीफ का अपना जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है एंड वी डेफिनेटली वांट अ जूसी पैटी। सही। अच्छा, अब हम करेंगे ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम एक बड़ी सी पैटी लेंगे, ठीक है, अच्छी बड़ी साइज़ की। दिस इज़ 250 ग्राम्स, हम 250 ग्राम्स के 2 पैटीज बनाएंगे। सही सही। अच्छा, अब हम इसको पहले तो इसके एयर बबल्स को हम ऐसे करेंगे ख़त्म और इसका साइज इतना बड़ा कर लेंगे कि हमारी बन से बड़ा साइज हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी ये होगा श्रिंक। हाँ, ये डालते तो ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ओह यस, तो ये श्रिंक होगा और श्रिंक होने के बाद यू वांट कि इसका आइडियल साइज जो है वो बिल्कुल बन जितना हो या हल्का सा निकलता हुआ हो, सो दैट आपको जो उसके किनारे हैं वो बोरिंग से ना लगे। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई सवाल हो भाई बर्गर से रिलेटेड, प्लीज़ हमें कॉल करें। आपको रेसिपी आपके साइट पे नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, तो आप इस रेसिपी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इस्तेमाल करेंगे, बट रिमेंबर कि आप लोग जो हैं यू कैन ऑलवेज लुक एट द रेसिपी इफ यू फॉरगॉट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो चलें जी। तो अब ये अब फ्राई हो रहा है। अच्छा, ये 1 मिनट तकरीबन एक साइड से करेंगे, दूसरे मिनट दूसरी साइड से करेंगे। ठीक है। हमारे पास अगर आप वर्ड से देखें तो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड कीमा, यानी बहुत ही ज्यादा कीमा इसका बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं मशीन से 2 बार निकाला हुआ। अगर इससे ज्यादा दानेदार कीमा हो तो फिर आप इसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए एक साइड पे पकाएंगे। ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट साइड को भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे। सही है, ठीक तो है। ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज्यादा ग्राउंडेड होगा उतना जो कम टाइम लगेगा इसको पकने में। मुझे एक बात बताएं, अब ये तो चलें आपने ये तो रेसिपी बता रही है, बट व्हाट्स द मोस्ट, मैं कहता हूँ सबसे जो आपने अलग किस्म का बर्गर खाया हो वो क्या है, बताएं। सबसे अलग किस्म का मतलब आपने खाया और मतलब आपने उस जैसा बर्गर कहीं नहीं खाया। आई हैड वन बर्गर, एक बार मैंने ऑस्ट्रेलिया में बर्गर ऑस्ट्रेलिया में खाया था। उसके अंदर पता है क्या था? क्या था? वो एक अच्छा मैक्सिकन कोई चेन थी, उन्होंने अपना एक बर्गर निकाला हुआ था। उसके अंदर जो है वो टाको के शेल्स भी थे, टाको की फिलिंग भी थी, चिली जिसको हम बीफ का कीमा कहते हैं विद सम चिलीज, वो भी था और इसके अंदर नाचोस भी थे। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या है, ये बर्गर है या ये पूरी दुनिया है? नहीं, मैंने भी ऐसा एक बर्गर खाया था जिसके अंदर नाचोस भी थे और उसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा जो भी होते हैं ड्राइड चिप्स टाइप जो होते हैं, ओह यस, वो उस तरह का कुछ था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग यार। आई एम श्योर। और इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो यहाँ नहीं मिलते आपको, तो वो भी मैं खा लेता हूँ क्योंकि जाहिर है मतलब खाना तो जरूरी है ना। ट्राई करना तो मस्ट है। और खास तौर से अगर आप दुबई वगैरह जाएं तो वहाँ पे तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको हलाल बर्गर्स मिलते हैं, तो यू कैन गो एंड हैव देम एंड इट्स अमेजिंग, दे टेस्ट फैंटास्टिक। और फ्राइज जो है आई थिंक तैयार हो चुके हैं पहले से। हाँ, फ्राइज हमने फ्राई करके रखे हुए थे बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। रॉकेट साइंस नहीं है भाई, चिप्स तो चिप्स होती हैं। चिप्स है। सर्विंग प्लेटर हम रखेंगे थोड़ा, इसको रस्टिक सा स्टाइल देंगे। ठीक है। सो दैट हमारा बर्गर भी इसी पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो बीफ पैटी है उसको देखने का तरीका कि ये रेडी हो गया है या नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू is poke it and see. Yes, poke it and see. ये मुझे पता है, जानता हूँ मैं। And you have to make. How do you know if it's done when you poke it? अगर ये अभी रेडी नहीं हुआ होता तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलता, बहुत ज़्यादा जूस निकलता। और ये जो नाइफ है ना, अगर आप टच कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रही है, इट मीन्स दैट दिस इज रेडी। दिस इज एब्सोल्युटली रेडी। 1-2 बार एहतियातन हम और पोक करके देते हैं, दैट्स इट। प्लीज़ इसको ओवरकुक मत कीजिएगा। अगर आपने इसको ओवरकुक किया, ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने का। ठीक है। आपको पता है मैं बड़े अच्छे बर्गर बनाता हूँ वैसे। मैंने बताया नहीं किसी को, मैं बताना नहीं चाह रहा था, भरम तो मैं मारता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि बर्गर्स आपका भाई बहुत अच्छे बनाता है। मैंने किसी को कोई बताया नहीं, लेकिन ऐसा है। और तो बर्गर्स की तरफ हम आ रहे हैं, तो बताइए व्हाट्स नेक्स्ट? जी, नेक्स्ट ये है, ठीक है, कि हम ऐड करेंगे इसमें हमारी ये बीफ पैटी। ठीक है जी। मैं आपको ये बता दूं कि अब हम जो इनकी जो प्लेटिंग है, जो इनकी सर्विंग है, जो इनकी प्रेजेंटेशन है, और जो आप जिस तरह ये आपको पूरा बना के तैयार करके दिखाएंगे, वो हम देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम ये प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और एक परफॉर्मेंस भी है, बहुत ही खास परफॉर्मेंस, कहीं मत जाइए। Alright जी, वेलकम बैक एवरीवन। और आपको बता दें कि इस वक्त वी आर रियली एक्साइटेड। हमारे इस कैफ़े के अंदर, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अक्सर यही होता है कि जब भी हम लोग कोई टॉपिक उठाते हैं, आज का जैसे मेंटल हेल्थ डे का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग के बारे में बात करें। एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस दिन पर और इस सब्जेक्ट पर एक गाना बनाया है, और जब वो गाना भी आप सुनेंगे और उसके लिरिक्स ख़ास तौर से सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर एक कहानी है और इसके अंदर एक मैसेज है
जो लोग सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से और जिन लोगों को मसले मसाइल हैं वो उससे रिलेट कर पाएंगे। एंड आई हैव दिस वेरी टैलेंटेड सिंगर हियर हु इज़ एन एक्टर एज वेल। आप उनकी एक्टिंग भी देखी होगी आपने टेलीविजन पे। मेरे साथ हैं फहाद अहमद। कैसे फहाद, ठीक है? बहुत खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक यू फॉर बीइंग हियर ब्रदर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड यू नो you've done such a great job with the song। हम ऑब्वियसली गाने की तरफ आएंगे, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़े आदमी बैठे, ज़रा उनका इंट्रोडक्शन कीजिए। मेरे साथ राहत इनायत अली बिल्कुल आए हैं फ्लूट पे, जो माशाल्लाह खुद भी बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल। talented जिनको नहीं पता, singer है। राहत इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड म्यूजिशियंस और बड़े पुराने बड़े सीनियर हमारे म्यूजिशियन हैं और ख़ुद भी बहुत ख़तरनाक सिंगर भी हैं। तो मतलब मैं तो अभी जब ये कैमरा ऑफ होगा तो इनसे गाने वाने भी हम सुनेंगे भाई, बिल्कुल होगा। बट फहाद तो ऑब्वियसली राहत को आप लेकर आए, थैंक यू इसका। लेकिन ये बताइए कि जो गाना है जो आपने रिलीज़ किया है, जो आज रिलीज़ हो रहा है और जो टेलीविज़न पे पहली दफ़ा आप गा रहे हैं, ये गाना, इसकी कहानी क्या है, इसका ये गाना क्यों बनाया, वजह क्या थी? क्योंकि इस तरह के हैवी सब्जेक्ट्स मेंटल हेल्थ पे गाने कम ही बनते, तो क्यों, वजह क्या थी इस गाने को? आई थिंक मेंटल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जो हम सब जिसके बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह का डे सेलिब्रेट हो रहा है और जिस पे हम इस पे और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये जब मैं ये गाना बना रहा था तो जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल यू नो यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स एंड डिप्रेशन एंड तो वो जो फीलिंग थी तो मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की इस गाने में और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है एंड इट्स रियल, इट्स रियल, इट्स रियल। ये भी बता देंगे कि इट्स रियल, ये कोई मजाक नहीं। लोगों को लगता है कि हम बातें ही कर रहे हैं तो कह रहे हैं यार ये लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं इस चीज़ को। इट्स एन एक्चुअल इलनेस, इट्स एन एक्चुअल प्रॉब्लम। बिल्कुल। एक तो डिप्रेशन होता है, एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है जो हर एक को ही होता है, फिर इलनेसेस भी हैं उसकी बहुत सारी जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है और उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जो गाना है उसमें यही है कि इस गाने का नाम है हिम्मत और इसमें बेसिकली ये है कि थ्रू आउट द सॉन्ग मैं या जो भी इसको फील कर रहा है वो हिम्मत लूज़ कर रहा है, उसके लिए दिन ब दिन जीना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन एंड में उसको एक दोस्त की सूरत में या फिर एक किसी फ्रेंड की सूरत में या कोई प्यार करने वाले हमदर्द की सूरत में जी वो उसको मिलता है और जिससे उसे हिम्मत मिल जाती है। बिल्कुल माशाल्लाह। जेम्स जुगाड़ू भी आया है, बिल्कुल जुगाड़ू भी आया हुआ है। बिल्कुल आप देखें, इनको भी प्लीज़ हमदर्दी शो करें जुगाड़ू को, बहुत ज़रूरत है। बट जुगाड़ू नहीं, बट जुगाड़ू थैंक यू यार, आपने टाइम निकाला अपने बिजी आपने स्केड्यूल अभी बोला उनको कि भाई मेरे एक्टर आए हैं, सिंगर आए हैं, मुझे लगा मेरी बात कर रहे हैं। फिर जो आपने बोला दूसरी दफा उनके साथ बैठे में बड़े मशहूर सिंगर मेरी बात कर रहे हैं, आप आए नहीं। आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत प्यारी है। ये खास हम लेके आए लोग कोलालमपुर से। है जी, कहाँ से? कोलालमपुर। क्या कोलालंगूर? कोलालमपुर है ना, वो मलेशिया के बराबर में जो। अच्छा, मलेशिया के बराबर में। हाँ वहीं से लेके आए। चलो ऐसे कर रहे हैं सर, मलेशिया के बराबर में इधर ही है। हाँ गाना सुनते हैं। चले, you know what, हिम्मत पकड़े भी गाने की। बिल्कुल, obviously we're going to be premiere, this is the premiere in a way on television. This is Fahad Ahmed with हिम्मत, enjoy कीजिए। पर्दे हटा दूं मैं, प्रीमियर है ना, पर्दे हटा दिए। हाँ चलिए भाई, आपके वॉल्यूम लेवल पर आज मैं पूछता हूँ अपने खुदा से, कब तक चलेगा ये मेरा इम्तिहान। आज मैं पूछता हूँ अपने आप से, कब तक रहेगा दर्द का सिलसिला। ये जिस्म तो थक ही चुका है, ये रूह भी अब दम तोड़ दे। कहाँ से लाऊं
नई, आगे बढ़ने की, मुश्किलों से लड़ने की कहाँ से लाऊं एक हिम्मत नई, आगे बढ़ने की, मुश्किलों से लड़ने की कहाँ से लाऊं। गया फिर मर गया, जिंदगी से मैं लड़ गया, ख्वाब चुन चुन के हाथों से, कांटों से फिर मैं भर गया, कांप उठी वो सीने में हर खुशी, जाग उठे अभी आँखों में फिर नमी, कहाँ से लाऊं एक हिम्मत नई, आगे बढ़ने की, मुश्किलों से लड़ने की कहाँ से लाऊं। I'm so sorry, but we've come. Obviously, thank you, Fahad, for this wonderful performance. I'm so sorry we've come to the end of this part of the show. But I'm chalte hain break ki taraf. But Fahad, thank you so much. Thank you for having me. Assalamu alaikum and welcome back to Cafe Chai Toast, your host, and thank you Fahad Ahmed, thank you राहत कि आप आए और आपने इतना खूबसूरत गीत हमें सुनाया। और फ़हाद ने मुझे बताया कि इंशाल्लाह अगर आपको ये गाना अच्छा लगा तो फ़हाद ने मुझे बताया कि ये गाना आज रात रिलीज़ हो जाएगा। फ़हाद अहमद को सर्च करें और हिम्मत को ज़रूर सपोर्ट करें और अपनी हिम्मत बढ़ाएं। अभी जो हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारे एक ऐसे सेगमेंट है जो सबको बहुत पसंद है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जो फ्लोरल आर्टिस्ट्री, अगर आपको घर में डेकोरेशंस बनाने का शौक है, फ्लावर्स का शौक है, फूल का और फूलों के साथ काम करने का शौक है, मतलब चीज़ें बनाने का, तो ऑब्वियसली इससे बेहतर सेगमेंट तो टेलीविज़न पे है ही नहीं। और हमारे साथ सबसे अच्छी फ्लोरल आर्टिस्ट जो बहुत ही खुद भी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, कुर्तुलैन आमिर हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं मैम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आज ऑब्वियसली हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन आप डेकोरेशन पीस आज क्या हम कर रहे हैं? मैंने कोशिश यही की है डिनो, आज की टाइम हमारे पास कम है, हम फटाफट सब चीज़ें जो हैं वो हैंडल कर लें। अच्छा, इससे ये भी पता चलेगा कि तेज़ी में कितना इंसान काम चैलेंजिंग जब हो तो कैसे आपको फेस करना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि मैं आज एक्चुअली हमने बात करनी है इसके ऊपर कि हमारे जो भी ये प्लांट्स होते हैं जिसके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो बहुत मेडिकली हमारे लिए आइडियल होते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है जो मैं बता रही हूँ कि ये एलोवेरा है, यू नो, इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। तो मैंने सोचा कि मैंने इस पे बात भी करनी है, तो क्यों ना मैं इसको एक अरेंजमेंट ऐसा बनाऊं कि मैं वो अरेंजमेंट भी बनाती जाऊं और इसके बारे में कुछ बातें भी करती जाऊं। ये अभी आप जो एलोवेरा जो प्लांट इस पे लगा रही हैं,
ये सॉरी, ये जो चीज़ है ये क्या है लोगों को ये है पिन होल्डर। पिन होल्डर है। और ये मेरी डिश है जो मैं कहती हूँ कि आपके पास कंटेनर अगर नहीं है तो आप घर के डिशेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पानी डाला, जी रख दीजिए, पानी डाला इसके अंदर मैंने, और इसमें पिन होल्डर रखा। एक्चुअली आज जल्दी बहुत है ना, वरना हम पहले बताते हैं कि जी पिन होल्डर है, हमने पानी डाला, फिर हमने ये किया। तो हमने कहा क्योंकि पहले भी लोगों को काफ़ी कुछ पता है, मैं बता चुकी हूँ, तो होप कि उनको पता होगा। अच्छा, एनीवेज मैंने इस डिश के अंदर पानी डाला पिन होल्डर के ऊपर, और इसके दो साइड्स के ऊपर मैंने एलोवेरा जो है ये मैंने इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम जो है एक और चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि एलोवेरा के साथ एक और प्लांट भी है, दिस इज़ कॉल्ड सेंसेवेरिया। ये सेंसेवेरिया ये बहुत खूबसूरत है, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बेडरूम के लिए बहुत आइडियल है इंडोर। इसमें यह है कि ये ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। और ऑक्सीजन जो है ये, क्योंकि रात के वक्त आप देखें कि जब हमारा इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, तो ये जो है हमारा बहुत ही अच्छा होता है इस लिहाज से। और सबसे चीज़ ये है कि ये एयर जो है हमारे घर के अंदर जिसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उसको प्योरीफाई करता है एयर को। दिस इज़ नोन एज सेंसेवेरिया। और इसकी भी क्वालिटीज़ हैं काफ़ी सारे, इसके ग्रीन्स में भी आते हैं ये, जैसे कि मैंने इस कलर में भी आता है, इस कलर में भी आता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट। और एक बहुत ही ख़तरनाक नाम है, मैं नहीं लेना चाह रही क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मदर इन लॉस टंग। मदर इन लॉस टंग, यस, या उसको मदर इन लॉस टंग, तो सास की टंग। लेकिन आजकल लोग कहते हैं दिस इज नोन, दिस शुड बी नोन एज डॉटर इन लॉस टंग। जितनी बहुएं हैं और जो सास हैं, प्लीज आई एम सो सॉरी, आप लड़िएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मकसद ये हरगिज़ भी नहीं है, मगर मैंने कहा लोगों को बताना ज़रूरी है। और ये मतलब ऐसा है कि ये मेरी ही बनाई हुई चीज़ नहीं है, नाम ये एक्चुअल नाम है इसका। सो हम भी जब यूज़ करते हैं तो हम बड़ा इस बात पे हंसते हैं, देखभाल के बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसको ज़रा सा डेकोर करने की कोशिश किया है कि अगर आप इन चीज़ों को, जो कि आपको हर्बल तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं, एंड देयर आर सो मेनी हर्ब्स ऑल्सो, लाइक थाइम है, बासल है, और आपके ये तुलसी। सही। तुलसी का नाम अक्सर आपने सुना होगा, और ये बहुत ही पुराना पौधा है हमारा, और उसको हम टेकन एज वी आल्सो यूज़ फॉर हर्बल टी। और उसमें ये है कि हम उसके जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, उसके साथ जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो मलेरिया में बहुत यूज़ करते हैं, और अगर आप उसके पत्तों को थोड़ा सा क्रश करके स्किन के ऊपर लगाएं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर इंसेक्ट बाइट्स, बर्न्स हैं, वुंड्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए तुलसी का पत्ते जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं। अच्छा, और मैं क्या बताऊं आपको, थोड़े से और भी हर्ब्स हैं हमारे, पार्सले है, और हमारा क्या कहते हैं, पेपरमिंट है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम अपने किचन में और हम अपने कॉस्मेटिक्स। अच्छा, एलोवेरा के बारे में ये बताऊं कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत यूज़ करती हैं। बिल्कुल। ये हमारा जो फूड इंडस्ट्री है इसमें बहुत यूज़ होता है, लेकिन ये अगर आप प्योर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्योर तो यूज़ करने में होता है इसके, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है वो जेल है। अच्छा, इसकी एक फॉर्म एलोवेरा की ये है, दूसरी इसकी फॉर्म ये है। ये काफ़ी थिक है, बहुत हाइड्रेटेड है। इसके अंदर जो जेल होता है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, सारा वाटर इसके अंदर है। और अगर आपको एज इट इज़ इसके जेल को निकाल के अगर आप इसको स्किन पे लगाएं, आई मीन ये मैं कहती हूँ ये वंडर प्लांट है। दिस इज़ नोन एज लाइक ये जो है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, तुलसी के बारे में कहते हैं कि दैट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ हर्ब्स। क्वीन ऑफ हर्ब्स, तुलसी बड़ा देसी सा है। और एक दो चीज़ें और भी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे वो प्लांट्स जिनसे फ्रेगरेंस हमें मिलती है, लाइक यू नो लेवेंडर है।
लेवेंडर जो है वो पर्पल कलर का होता है फ्लावर शेप में, और उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। हमारे टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको। उसके थोड़े थोड़े पोर्शंस जो होते हैं फ्लावर्स के, उसको हम लोग कोई शॉर्ट ब्रेड्स बना रहे होते हैं, कुकीज़ में थोड़ा बहुत डाल देते हैं, और खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, सैलड्स के अंदर हम मिक्स कर देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे प्लांट्स में भी कुदरत ने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और तो मैंने आज जो मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ उन प्लांट्स को डिस्क्राइब भी करूं, उनके प्रॉपर्टीज़ को, और उसको हम अपने जी हाँ अरेंजमेंट में यूज़ करें, ताकि फिर ये होता है कि हमारे जो हैं वो एक साथ हम उससे दो पर्पस हम कर रहे हैं, कि हम ये ना सोचें कि ये प्लांट्स ऐसे हैं कि हम इनको अपने अरेंजमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास वैसे कम टाइम है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि कुरतुल आमिर हमारे शो में आती रहती हैं तो जाहिर है, लेकिन आप अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो उनका फेसबुक पेज है। क्या है आपका फेसबुक पेज के बारे में? FDU फ्लोरल डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड। फ्लोरल डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड। तो अगर आपको इनसे कोई रब्ता करना हो, इनसे कोई सवाल पूछना, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम कम है, जिसकी वजह से आज हमने जल्दी बहुत जल्दी मतलब जल्दी में भी कितना खूबसूरत काम किया है। अच्छा, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये एक यूफोर्बिया है, ठीक है, और इसको मैं पानी में फ्लोट कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू गिव अ कलर ऑफ बिट ऑफ कलर, ठीक है, और इसको मैंने पानी में फ्लोट कर दिया है। और दिस फ्लावर इज नोन एज वैक्स फ्लावर, दिस इज लिली, एंड दिस इज एलोवेरा, एंड दिस इज कॉल्ड योर मदर इन लॉ's tongue, नॉट योर मदर इन लॉ's tongue, मदर इन लॉ's tongue, अगेन डोंट रिपीट इट। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारा सेगमेंट गो विद द फ्लो, वी विल गो टू द ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट का होस्ट। बड़ी अच्छी बात है कि हर चीज़ का कोई ना कोई पॉइंटर्स होते हैं, कोई ना कोई बातें होती हैं जिनसे आप अपने इस मसले जो होते हैं, आपको मेंटल हेल्थ हो या एंजाइटी अटैक्स हो या डिप्रेशन हो या किसी किस्म की सैडनेस हो, उसको दूर रखने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहले मुझे ये बात बताएं, आप बड़े फ़नी आदमी हैं नसीब साहब, तो आपको लोग सीरियसली लेते हैं? आपको कभी मसला होता है कि अगले आपको सीरियस लें या ना लें? नहीं यार, ये मुझे मसला होता है, क्योंकि अब मैंने अपना एक वो बना लिया ना, एक क्या कहेंगे इसको, चेहरा मैं पहन के फिरता हूं, खुशी का है, तो वो लोग समझते हैं कि ये हमेशा खुश होता है। कभी हुआ है, इंसान हूँ, मुझे भी, मैं भी कभी कभार डाउन होता हूँ, कभी कभार अपसेट होता हूँ, और मेरा भी बैलेंस खराब होता है खुशी का, लेकिन फिर तब लोग सीरियसली लेते हैं कि यार नसीब तुम नहीं उदास होते। तो मुझे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पॉइंटर है। पॉइंटर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अल्फाजों को और आपकी बातों को सीरियस लें और आपकी बातों को सीरियस लें, तो आप एवरी टाइम यू टेल समथिंग टू समवन, आप उनसे बोला करें यार मेरे वालिद साहब ने बताया था मुझे, और साथ ही इसके वालिद ने बताया। दिस इज एन एक्चुअल टिप, दिस इज एन एक्चुअल टिप इफ यू वांट समवन टू टेक यू सीरियसली, आप उनको मेरे वालिद साहब ने बताया। वैसे एक्चुअली एक बड़ी अच्छी टिप है ये, कि अगर मैं आपसे पूछूं डीनो आप में इतना सब्र कैसे है, आप मुझे बोले एक बार मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि बेटा अगर सब्र रखोगे अपने अंदर तो बहुत सक्सेसफुल रहोगे, एंड देन एवरीबॉडी इज इम्प्रेस्ड। बिल्कुल। एंड कभी ऐसा होता है कि दिमाग में कोई गाना फंस जाए? मेरे बहुत दफा होता है। होता है, और फिर पूरा दिन होता है खाओ पिलाओ डांट लाओ, मतलब ये तो आ ही जाता है, और अक्सर वो कोई अच्छा गाना होता भी नहीं है, अक्सर होता है। सो इसका भी एक और टिप है कि अगर आपके दिमाग में कोई गाना फंस जाए एंड आप चाहते हैं कि वो गाना आप भूल जाएं, मतलब उस गाने को सर से निकालें, तो आप उस गाने के एंड के बारे में सोचें। ये टिप एक्चुअली है, इट्स अ वेरी फेमस टिप, कि अगर आप गाने को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं तो उस गाने के एंड के बारे में सोचें, ताकि आप वो जल्द से जल्द आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाए। अगले की तरफ आते हैं, तो मुझे बताएं कि you know your friend will most likely help to carry something if you continue to talk to them while hand। आप ये कभी होता है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो और वो आपकी बातें ना सुन रहा हो या इग्नोर कर जाए? हम तो आपकी बातें बहुत इग्नोर करते हैं नसीब, आदत है अब तो आदत है मुझको, बट मुझे बताएं कभी ऐसा होता है आप लोगों को मसला कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो वो सुन ना रहा हो? होता तो है, राइट। उसका भी एक टिप है कि अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो बात करते करते उसको कुछ पकड़ा दें, उसको कुछ पकड़ाना शुरू करें, तो उससे वो ये होगा कि वो टेंशन आपकी तरफ लेगा। These are actual tips by the way, we're not making these up. These are actual tips जो रिसर्च करके हमारी टीम ने निकाले हैं। वो टिप्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई सुने, बाकायदा बैठ के आपको अटेंशन दे, keep handing them things. It will give them a chance to listen to you. And to make someone feel insecure, look at their hairline. Oh, okay. This is my favorite one. अगर होता है ना कभी आपको कोई तंग कर रहा हो या आपको कोई छेड़ रहा हो या आपको कुछ तंग कर रहा हो इस तरह से, तो आप उसको इनसिक्योर कर सकते हैं अगले को। कैसे? उसकी हेयर लाइन देख के। Really?
That's actually a fact. If you look at someone's hairline while talking to them, they get very uncomfortable and insecure. मेरा जैसा ढीठ बंदा आपसे बात कर रहा हूँ, जैसा ढीठ बंदा आप जिधर भी देखा बोलूंगा अबे क्या देख रहे हो, इधर देखो सलाम करो। आपको लग रहा होगा कहीं मेरा स्कैल्प तो दिखाई नहीं दे रहा हो। और अपेरेंटली ये कहते हैं कि अगर आप एक ग्रुप में हो और हर कोई इस ग्रुप में हंस रहा हो किसी ना किसी चीज़ पे, तो you try to notice who is looking at you while laughing. मतलब जब आप हंस रहे हो ग्रुप के अंदर तो ये देखा करेंगे आपको देख के कौन हंस रहा है। तो इसका मतलब वो इंसान जो है या तो आपके करीब है या तो आपके करीब होना चाहता है। अच्छा, ये बात सच है। That's कहते हैं कि रिसर्च। अब हर हंसती हुआ हर जगह पे, हर दुकान में, हर जगह मैं देख रहा हूँ कौन हंस रहा है, किधर है, कौन हंस रहा है, कौन देख रहा है। कंफर्टेबल होंगे उसी के साथ अपना जॉय भी शेयर करना चाहेंगे, so that makes sense। हाँ नहीं बिल्कुल, तो ये बड़ा एक ऑब्वियसली एक तरीका है कि क्योंकि अक्सर होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें घूर कौन रहा है और हमारी बातों को इतना जैसे कहते हैं ना बड़ा इम्प्रेस कौन हो रहा है। दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट पीपल वाइल, लेकिन बड़ा अजीब लगेगा अगर आप हंसते हंसते यूं करें एकदम साइलेंट हो गए और से देखिए कौन हंस रहा है, बड़ा अजीब लगेगा। ऑब्वियसली इफ यू थिंक अ पर्सन इज स्टॉकिंग यू, इसका भी एक तरीका है इन चीज़ों से, बिकॉज अक्सर ये होता है कि लोगों को परेशानी ये भी होती है कि उनको या तो लगता है कि कोई उनको स्टॉक करे या तो एक्चुअली कोई उनको स्टॉक कर रहा है, यू नो। और मसले हैं इस तरह के जहाँ पे लड़कियों को खास तौर से ये बड़े इश्यूज होते हैं कि लोग उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, यू नो, एक्चुअली स्टॉक करते हैं। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। हियर इज अ वे टू फिगर आउट विदाउट एम्बैरेसिंग द अदर पर्सन और योरसेल्फ। आप ये भी नहीं चाहते कि आप दूसरे को एम्बैरेस करते हैं। देयर इज अ फर्स्ट वे, ट्राई yawning, then look at the other person. If they also yawn, then that means that they are interested. Because yawning is contagious. Because yawning is contagious. जी, अगर आप ये फैक्ट है ख़वातीन आज़ाद कि आप आवाज़ी लेते हैं तो दूसरे भी आवाज़ी लेंगे। तो ये जो देख रहा है, ये तो है, जो देख रहा है, जो आपको देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो करेगा। बिल्कुल अब मैं ड्रामा करूंगा बाद में देखने के लिए। मुझे एक बात बताएं कि आप जो हैं, आपके पास कोई टिप है जो आप लोगों को देना चाहें? ये तो मैंने तो सीखी है सारी, मेरे पास इस तरह की कोई, मैं जब बात करता हूँ ना किसी से तो मैं साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा होता। मैं कहता हूँ यार बंदा ये जिस तरह का है, इससे खुश है तो खुश ही होगा, खुश नहीं है तो राजी नहीं होगा। मेरा तो ये है। आप बताओ आयशा। अच्छा, मेरी एक टिप ये है कि सिंस हम मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बात कर रहे हैं, आप बात करो, मैं देख रहा हूं दरवाजे पे कोई आया है। ओह ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। How are you? कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? वंडरफुल जी। ओके, तो भाई ऑर्डर लें आप इनसे मेन्यू पकड़ाएं, इनको ऑर्डर लीजिए। आपके लिए ड्रिंक में क्या लेकर आए आज? स्पेशल ड्रिंक भी है और रेगुलर ड्रिंक्स भी है, चाय, कावा, पानी। थैंक यू सो मच। स्पेशल तो पी लें, अब आप आइए, स्पेशली पिएंगी तो फिर मेरा दिल दुख जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरी आज तबीयत भी कुछ सेट नहीं है तो इसलिए जो है मौसम के असरात हो रहे हैं, इसलिए थैंक यू। वंडरफुल। वेलकम टू आवर कैफ़े। और जिनको नहीं पता कि कौन है, मैं आपको इनका तारुफ करा दूं। सोबी आफ्ताब जो है इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। शी इज़ अ PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान, पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम द USA। तो सोबिया, पहले तो हमारे कैफ़े में आने का शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपने फिर भी वक्त निकाला। दिस इज़ वेरी, क्यों आई गेस हमारा आज का जो टॉपिक है और जो आज हम लोग दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, ये ऑब्वियसली समथिंग यू आर वेरी क्लोज टू। आप इसमें बड़ा, ये मेरी ही फील्ड है, आपकी फील्ड है और आप इसमें बड़ा काम करती हैं। मुझे बताइए कि सबसे पहला आई थिंक मेरा सवाल यही होगा कि लोगों को घर में, जब हमने तो बहुत कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि मेंटल हेल्थ क्या, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ डे क्या है, लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कितना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी। देखिए, बेसिकली जहनी सेहत जो है, अब तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो हेल्थ की, सेहत की डेफिनेशन दी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मेंटल हेल्थ है, यानी जहनी सेहत है। इसका मतलब है कि किसी इंसान की सेहत की जो डेफिनेशन है वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती है कि अगर वो जहनी तौर पे भी सेहतमंद नहीं है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बिल्कुल। और जहनी सेहत आपकी ये है कि यानी ये आपकी सेहतमंदी की ऐसी कैफियत है कि जहाँ इंसान को या फ़र्द को अपनी सलाहियतों का भरपूर अंदाज़ा है, वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल, रोज़मर्रा मसाइल से वो निमटना जानता है, वो अपने माशरे के अंदर एक भरपूर और मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जहनी सेहत है। तो आज का जो दिन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, अक्टूबर 10, ये दुनिया भर में ये जहनी सेहत की अहमियत को जो है उभारने के लिए या उसकी अहमियत का आपको एक अवेयरनेस देने के लिए, आगाही के लिए बनाया जाता है। तो ये इट्स अ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि हम पाकिस्तान में भी बनाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी जहनी सेहत के इदारे हैं आज के दिन, और बल्कि ये पूरा मंथ है, अक्टूबर 10 सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अक्टूबर का जो पूरा मंथ है इसमें जो जहनी सेहत के इदारे हैं, जैसे मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी,
मेरे एक और जिनके साथ मैं वॉलंटरली एसोसिएटेड हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, और बाकी जो अदारे हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं या डिफरेंट जो साइकेट्रिक वार्ड्स हैं डिफरेंट मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, वो भी आज के दिन ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स का जो है वो इनेकाद करते हैं, जहाँ पे हम जहनी सेहत पे बात करते हैं कि यह है क्या, किन वजूहात की वजह से होती है, इसमें माशरे में और कौन लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं, और किस तरह से हम अपनी जहनी सेहत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, और आई होप कि जो लोग घर में देख रहे हैं उनको आप जितनी भी वैसे हमने मालूमात दी है उससे और ज़्यादा मालूमात मिली होगी, और आपको समझ आ गया होगा कि ये दिन क्या है। सो भैया मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे बच्चे जो टीनेजर्स हैं, बच्चे यंग एज के लोग, अंडर 20, इनमें ये बहुत ज़्यादा आजकल मसले चल रहे हैं मेंटल हेल्थ के, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स वगैरह, ये रेशियो इतना बढ़ क्यों गया है, वजह क्या है आपको? बेसिकली इसमें आप इस दफ़ा जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ने जो थीम रखा है आज के डे का, वो भी बेसिकली यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसका मतलब है कि नौजवानों की जो मेंटल हेल्थ है और इस तरह से तेज़ी से तब्दील होती हुई जो हमारे इर्द गिर्द या सराउंडिंग्स में जो सिचुएशन है उसमें क्या उनकी हेल्थ है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। अगर हम ये देखेंगे क्या वजूहात होती हैं कि मेंटल हेल्थ का कोई शिकार होता है, उसमें बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। आपके इंटरनल जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजूहात जो है वो इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, वो जेनेटिक रीजंस भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी आपके इन्वायरमेंटल क्या रीजंस हो सकती हैं कि आजकल अगर हम देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी में जहाँ वो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, देर इज़ अ कॉन्स्टेंट जो यंग पीपल हैं, ठीक है, ये वो इससे हम बेसिकली जो एडोलेसेंस कहा जाता है, ये इमर्जिंग एडल्टहुड, ये वो टाइम पीरियड है कि जहाँ बच्चे कॉलेज लाइफ से निकल के अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करते हैं, ठीक है। आप इंटर के बाद जो है 15 to 24 ईयर्स की जो एज रेंज है, ये बहुत क्रिटिकल फेज़ है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। इमर्जिंग एडल्टहुड, इसके लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो ये स्टेप इन करते हैं अपनी एक न्यू यंग एडल्ट, यानी कि अपनी अब ये बड़े हो जाते हैं, जहाँ इन्हें अपने न्यू रिलेशनशिप्स बनाने हैं, इन्हें अपना करियर चूज़ करना है, ठीक है, इन्हें आगे ज़िंदगी में क्या बनना है, ठीक है, वो आपको चूज़ करना है। तो एक आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड है, यानी यहाँ आपकी शख्सियत, आपकी अपनी शख्सियत या आपकी अपनी आइडेंटिटी डेवलप होती है। तो इसमें और इस वक्त इंटरनल बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस चल रही होती हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, जो है पॉवर्टी हमारे यहाँ है, ठीक है, गुर्बत है, इट्स अ मिक्सचर, यानी इंटरएक्शन ऑफ योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके बायोलॉजिकल जो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, प्लस आपकी जो घर के एनवायरनमेंट है वहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है, हाउ दे टेक यू, फिर आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल मेरे दिमाग में भी सवाल आता है। आपके सवाल से हम वापस आएंगे, हमारे पास ब्रेक है, अब मुझे बताया गया कि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे। डॉक्टर सोबिया आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और अभी आयशा के सवाल रहता है। आयशा ने सवाल पूछना चाहा था ब्रेक से पहले, लेकिन अब वो पूछेंगी, तो पूछिए आयशा। अच्छा, जैसे आप कह रही थी कि पेरेंट्स का भी इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंस वी नो कि जी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कितना ज़रूरी होता है कि जब हम दूसरी सोसाइटीज़ में देखते हैं डीनो, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। आई ओनली लव यू इफ़ यू आर अ डॉक्टर, आई ओनली लव यू इफ़ यू आर एन इंजीनियर। तो ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो 3 तरह की पेरेंटिंग होती है। एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहलाती है, एक अथॉरिटेटिव और परमिसिव। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो होते हैं जो डिक्टेट कर देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है। बच्चे के पास चॉइस नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सके या वो ये बता सके कि उसे क्या करना है, उसे वही फॉलो करना है जो पेरेंट्स ने कहा है। दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव है, जिसमें पेरेंट्स डिक्टेट तो करते हैं लेकिन चॉइस लिटिल फ्लेक्सिबल होता है कि बच्चे की चॉइस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, पूछा जाता है उससे, किया वही चाहता है जो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे से पूछते हैं तो उसे एक वैल्यू का, एक इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। परमिसिव पेरेंट्स वो हैं कि या तो वो आपकी किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दे गिव यू अ चॉइस कि जो आपको करना है आप कीजिए, ठीक है, और वो किसी मामले में उनकी कोई जो है उसके अंदर उनका कोई ओपिनियन, एडवाइस शामिल नहीं होती है।
हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये पता चला है, और जो बेस्ट पेरेंटिंग है वो अथॉरिटेटिव है, यानी जहाँ पे आप ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन साथ आप चॉइस भी दे रहे हैं एंड आप बच्चे से पूछ भी रहे हैं कि उसको क्या बनना है, और एक आप निगोसिएशन करते हैं और यू कम अप विद अ सोल्यूशन कि जो दोनों के लिए जो है वो कंपैटिबल हो। तो और ये बेस्ट पेरेंटिंग है। जो रिसर्च अब तक हमारे यहाँ पेरेंटिंग पे की गई है उसके मुताबिक हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है कि जहाँ पे डिक्टेट कर दिया जाता है कि तुम्हें ये बनना है। तो जहाँ पे आप अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं तो वहाँ पे फिर ये होता है कि आप जो यानी आपने जो वर्ड यूज़ किया कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ये है कि नो मैटर बच्चे का बिहेवियर क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई में अच्छा है या नहीं, बीइंग पेरेंट एंड बीइंग इंडिविजुअल आपको उससे जो है अहमियत का एहसास दिलाना है, आपने उससे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। वो अफेक्शन जो आप उससे शो करते हैं या वार्मथ शो करते हैं क्योंकि वो फेल हो गया, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाया, आप विदड्रॉ कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ बहुत प्रिवेल करती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एडोलेसेंट्स के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से प्रिवेल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, सुसाइड इज़ द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन, जो कि 15 से 24 पर्टिकुलरली। और उसकी वजह यही है कि पेरेंट्स कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं। बच्चे को अगर फेल हो गए तो तुम घर नहीं आना, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे शक्ल नहीं दिखाना। तो ये जो एक्सट्रीम पेरेंटिंग है ये एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, क्योंकि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा ना, अगर वो फेल हो गया, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो अल्टीमेटली क्या करता है, वो घर नहीं आता है। तो अब पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर हमारे पास अलार्मिंग रेट पाकिस्तान के अंदर सुसाइड का इंक्रीज़ हुआ है, और रीजंस उसमें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और यंग पॉपुलेशन में। आपने जैसे बताया कि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और मैं बड़ा परेशान हुआ ये बात सुन के कि सुसाइड का रेट इतना बढ़ गया है इतनी कम उम्र के बच्चों में। लाइक 15 to 24 इज़ फ्रैंकली नो एज, मतलब 15 से लेकर 24 साल की उम्र तो मतलब वो होती है जिसमें इंसान मतलब इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ रादर देन, ये तो बहुत डिप्रेसिंग बात है। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ का एक हल होता है, हर चीज़ को कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप पहले से पता कर लें कि भाई इसमें हो सकता है ये मसला हो, इस तरह यू कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो टीनेजर्स और यंग लोग हैं, हमारे पास कुछ एक चीज़ है विच इज़ ऑफ कोर्स आवर न्यूज़ फीड, जिसके अंदर हमारे पास 6 कॉमन सिम्टम्स हैं टू आइडेंटिफाई इफ अ टीन इज़ डिप्रेस्ड। मैं आपकी तरफ ऑब्वियसली थ्रो करूँगा, आप हमें बताइएगा कि क्या ये बातें हैं कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। अगर बच्चा इरिटेट हो या एंग्री हो तो इसका मैं बता सकती हूँ कि क्या ये जो है किस तरह आपको पता चलेगा, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, अगर जो है बच्चा यानी एक इंसान आपके सामने बच्चा है, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, आप उसके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, अगर आप उसके मूड में चेंजेस देख रहे हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया, टीनेजर्स में यूजुअली गुस्सा प्रिवेल करता है, ठीक है, लेकिन अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि गुस्सा नहीं हो, वो बहुत डाउन हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, बिला वजह जो है वो उदास है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता और वो आइसोलेट हो गया है, यानी उसने लोगों से आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों को कतराना शुरू कर दिया, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया है, उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, यानी उसने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया या उसने खाना कम खाना शुरू किया, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है, या वज़न उसका जो है घटना शुरू हो गया है। अगर ये साइंस हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी थॉट्स नेगेटिव होती जा रही हैं, ये वो अर्ली साइंस हैं जो आपको बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और इन सिम्टम्स की वजह से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी ये सिम्टम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी समटाइम्स होते हैं और समटाइम्स इनको क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, समटाइम्स नहीं होती है। लेकिन अगर इन सिम्टम्स यानी जो मैं बता रही हूँ कि डिप्रेस मूड है या बहुत ज़्यादा गुस्सा, यानी वो छोटी सी बात है, उस पर रिएक्शन इतना नहीं होना चाहिए जितना उसका रिएक्शन है, यानी वो चीखना चिल्लाना, इरिटेबल चीज़ें उठा के फेंक दी हैं, अगर ये आ रहा है और इसकी वजह से उसके ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं, उसके एकेडमिक स्टडीज़ भी इफेक्ट हो रही हैं और उसके दूसरे दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये साइन है कि इट्स अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस। बिल्कुल। और इसके साथ ऑब्वियसली हम नेक्स्ट हमारे पॉइंटर की तरफ चलेंगे। सोशल विड्रॉल तो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया, तो हम आगे चलते हैं सोशल विड्रॉल से। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन इज़ द नेक्स्ट वन जो मैं बात करूँगा। ऑब्वियसली रिजेक्शन जो है ये सोशल विड्रॉल का तो आपने ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं ये पॉइंटर, तो हम लोग अगले पॉइंट ये तो डन हो गया, हम नेक्स्ट पॉइंटर पे चलेंगे। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन, ये एक चीज़ है जो आई फील कि जब मैं बड़ा हो रहा था, इवन आई फेल्ट अ बिट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ को तो मैं पर्सनली भी रिलेट कर सकता हूँ कि मुझे बड़ा ही डर लगा रहता था कि मैं किसी से रिजेक्ट ना हो जाऊँ, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो मेरे दोस्तों के हवाले से। मेरी रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा आपको मेंटली बड़ा अफेक्ट करती है, तो ये भी आजकल इंक्रीज काफ़ी हो चुका है। ये भी हो रही है, जैसे हमने अभी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की है। अगर बच्चे को शुरू से ऐसा माहौल दिया गया है कि जहाँ उसने जब कोई पॉजिटिव चीज़ की तो उससे अफेक्शन, यानी कोई पॉजिटिव काम किया, उसने स्टडीज़ में अच्छे ग्रेड्स लाया तो उससे मोहब्बत का, प्यार का इजहार किया गया,
और जब वो बुरे लाया तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर, क्योंकि उन्हें बच्चे, हर इंसान की नीड है फॉर अप्रूवल, उसे अप्रूवल मिले, उसे एक्सेप्ट किया जाए, तो जब उसे रिजेक्शन बचपन से मिलती आ रही होती है तो उसके अंदर एक ये सेंसिटिविटी आ जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उससे जब वो कोई अच्छा काम करेगा तो ही उसे जो है अफेक्शन मिलनी है, वार्मथ मिलनी है, एक्सेप्टेंस मिलना है, अप्रूवल मिलना है। तो वो फिर उसके अंदर एक सेंसिटिविटी आ जाती है कि आई डोंट हैव टू बी रिजेक्टेड, या मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि दूसरों को पसंद नहीं आए। तो इसमें आपकी पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, पेरेंटिंग प्लस टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ हम लोग जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, बट डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आई एम होप एंड आई प्रे कि आपकी बातें सुन के, आपके टिप्स सुन के, आपकी जो आपने डिस्कस की चीज़ें, आई होप कि ये चीज़ें सुनकर पेरेंट्स, बच्चे, यंगस्टर्स इन चीज़ों को सीरियस लेंगे, इस पे काम करेंगे। और ख़ास तौर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर बात कीजिए इस बारे में, प्लीज़ वो प्रॉब्लम अपने दिल के अंदर ना रखें, बिकॉज इट इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। अब वक्त नहीं है इस चीज़ को छुपाने का। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट। आज जहाँ हम बात करें मेंटल हेल्थ की, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपको अवेयरनेस मिले, आपको एजुकेशन मिले, आपको पता चले मेंटल हेल्थ के बारे में। ख़ास तौर से भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सोबिया आफ्ताब आई, उन्होंने बताया कि यंगस्टर्स में कितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कितने सारे मसले मसाइल हैं। एंड आई होप कि डॉक्टर सोबिया ने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई होंगी जो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनको थोड़ा आराम मिले। एंड याद रखिए, मैं बार बार हर दफ़ा ये कह रहा हूँ और आज अभी दोबारा भी ये बात बोलूँगा कि प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड। प्लीज़ आप शर्म को साइड में कर दें, प्लीज़ आप कोशिश करें कि इस बारे में बात करें। आपके अगर कोई मसले हैं तो प्लीज़, अगर आप यंग हैं अपने पेरेंट्स को बताएं, अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप ओल्डर हैं तो प्लीज़ जाके किसी प्रोफेशनल से मदद ज़रूर लें, क्योंकि दिस इज़ वेरी रियल एंड इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग टू योर हेल्थ एंड योर वेल बीइंग। और इसी के साथ एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो, जिसे कहते हैं इल्म इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। मतलब उससे ये होता है कि बाकी चीज़ें, जब आपको एजुकेशन मिलेगी, जब इल्म मिलेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। और आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं जो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स द ऑर्किड स्कूल। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, हु इज़ द MD फ्रॉम मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। सर वेलकम, आप आए हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू। और हमारे साथ मुनीज़ा हैं, थैंक यू वेरी मच जी, आप आई हमारे शो में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द ऑर्किड स्कूल, मुनीज़ा नौशीन। ये बताइए कि अब थोड़ा सा बताइए एजुकेशन की तरफ आने का जो ये डिसीजन था मेडिकैम का, ये डिसीजन क्यों लिया गया? जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि एजुकेशन जो है ना वो वोकल पॉइंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। तो मेडिकैम के लिए भी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ऑर्किड स्कूल एक वोकल पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर हम बेसिकली लोगों को, बच्चों को एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड करें इन अ क्वालिटी इन्वायरमेंट। सही, ताकि जब कोई भी कौम जो है ना वो अपनी एजुकेशन सिस्टम ठीक करेगी तो वही एक्चुअल में तरक्की करेगी। बिल्कुल, इसी वजह से जो है ना वो हमारा मेन पर्पस यही है कि टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन विद अ क्वालिटी एनवायरनमेंट। सही, क्योंकि एजुकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक इन्वायरमेंट उसके साथ जो ना कनेक्ट ना हो, तरबियत जो ना कनेक्ट ना हो। तो जो ऑर्किड स्कूल का मेन पर्पस है वो यही है कि एजुकेशन के साथ साथ जो है ना वो तरबियत भी जो है ना प्रोवाइड की जाए। मुनीज़ा, मैम ये बताइए कि ज़ाहिर मुख्तलिफ स्कूल्स मुख्तलिफ किस्म का काम करें, तो डिफरेंट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ऑर्किड स्कूल की खासियत क्या है? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहती हैं जो कि जिसे कहते हैं बैकबोन है आपके स्कूल की, या जो मेन जो स्ट्रेंथ जिसे कहेंगे? इससे प्रीवियस सेगमेंट में जब हम डॉक्टर सोबिया से बात कर रहे थे, आई वाज लाइक लिसनिंग द कॉन्वर्सेशन यू वर हैविंग विद हर, तो उसमें बात यही हो रही थी कि करियर को चूज़ करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स कुछ उनके ऊपर ज़बरदस्ती की कोई चीज़ें इस तरह से दे देते हैं कि आप इधर ही जाएं और उधर ही जाएं, और वो एरियाज़ में वो इतने वेल डेवलप नहीं होते। बेसिकली हमारा जो एम है वो है ही है कि हम बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को मीट कर सकें। बेशक, बिल्कुल। तो ग्रास रूट लेवल से जब तक हम बताएंगे नहीं बच्चों को कि सारे एरियाज़ क्या हैं, उनकी
आगे करियर पाथ उनके क्या पास है, choices क्या उनके क्या पास है? चॉइसेस क्या है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को हम देखते हुए उनके अंदर जो प्रेजेंट इंटेलिजेंसेस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि वो करियर पाथ भी अपना खुद सेलेक्ट कर सकें और असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ जाते हुए वो ये देख सकें कि वो किस एरिया में बेहतर कर सकते हैं। और फिर बच्चे होते हैं जो बेहतर अंदाज में अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं एट टाइम्स कि दे आर गुड इन सर्टेन पर्टिकुलर एरियाज। तो ऑर्किड स्कूल में डिफ्रेंसिएशन और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को देखते हुए कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस किया गया है, नॉट ओनली द एकेडमिक्स ऑफ कोर्स इज़ द बेसिक, बिल्कुल। इसके अलावा भी वोकेशनल एजुकेशन जिसके अंदर म्यूज़िक, थिएटर एंड द स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, स्टीम एजुकेशन, सारी चीज़ें एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत करिकुलम में इंक्लूड की गई हैं, स्कूल के इन्वायरमेंट में इंक्लूड की गई हैं। दीज आर आर फंडामेंटल्स कि हम बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर दें। ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे जुनैद, ये बताइए कि ज़ाहिर है जो पेरेंट्स देख रहे होंगे या जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त, और बड़ा इट्स अ वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह, वेरी इंप्रेसिव एंडेवर, तो लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि टीचर्स को हायरिंग करने का क्राइटेरिया क्या है। ज़ाहिर है टीचर्स प्ले अ वेरी, दे हैव द मोस्ट मेजर रोल, तो टीचर्स का क्या क्राइटेरिया ऑर्किड स्कूल का? देखिए टीचर्स का क्राइटेरिया तो सबसे पहले उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। और सिर्फ कमांड नहीं आनी चाहिए, हम बेसिकली जो टीम है ऑर्किड की जो हायरिंग का प्रोसेस पूरा करती है वो ये भी देखती है कि उसने जो अपना टीचिंग एज अ करियर डिसाइड किया है या नहीं किया, या वो पार्ट टाइम तो टीचिंग करने के लिए नहीं आई, उसके अंदर चिल्ड्रन फ्रेंडली मूड मौजूद है या नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपनी छुट्टियां गुजारने आई हो, या जो आपको पता है एजुकेशन के अंदर आपने सडनली अपना MBA कंप्लीट किया या हाफ डे MBA पे होते हैं और अभी आप 6 महीने 7 महीने की ब्रेक पे होते हैं, तो आप कहते हैं चलो मैं इतना टाइम ज़ाया ना करूँ, चलो मैं टीचिंग की तरफ चला जाता हूँ। तो हमारा एक्चुअली एनालाइजिंग का प्रोसेस ये है कि हम ये देखते हैं कि जी उसने टीचिंग एज अ कैरियर डिसाइड किया या नहीं किया, और फिर हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं साथ साथ ताकि वो भी फ्यूचर में अपना प्रोस्पेक्ट देख सकें, अपना सक्सेस देख सकें कि टीचिंग एज अ कैरियर भी एक सक्सेसफुल जो है प्रोसेस है। बिल्कुल। और फिर उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, लोकल ट्रेनिंग्स होती हैं, कभी कभी जब हमें मौका मिलता है तो हम उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी करा देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो पूरा एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक सिस्टम है, वो पूरा डेवलप हुआ हुआ है। लोगों का ये भी सवाल होगा कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे इज़ इट अफोर्डेबल, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, दे आर नेक्स्ट दे आर वंडरफुल, और मतलब लोगों का सवाल यही होगा कि क्या ये अफोर्डेबल है उनके लिए। बेसिकली फ़ी स्ट्रक्चर को अगर आप फैसिलिटीज़ से कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो फैसिलिटीज़ को तो हर तरह से आप समझें कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो उन फैसिलिटीज़ में भी अवेलेबल नहीं, उन फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल नहीं है हमारे शहर में। लेकिन जिस तरह का स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स को, तो फ़ी स्ट्रक्चर एक अच्छा फ़ी स्ट्रक्चर ही है, और डेफिनेटली उन्हीं पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके कॉम्पीट करेंगे और चैलेंजेस को मीट करेंगे। चलें, वंडरफुल। और ज़ाहिर है मेडिकैम्प का एक बड़ा एक्टिव रोल है प्रोटेक्शन के अंदर, तो इज़ द स्कूल अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन, अगर हाइजीन की हम बात करें? देखिए मेडिकैम्प का सक्सेस ही जो है ना वो कमिटमेंट के ऊपर है। बिल्कुल। जो 25 ईयर से हम लोग मेडिकैम्प के साथ कमिटमेंट लेके चल रहे हैं कि दैट वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो वही जो ना वही सेम जो ना गोल लेके हम एजुकेशन के अंदर भी एंटर हुए हैं, क्योंकि सफाई जो ना इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल। और आजकल तो जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, वो भी जो ना इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारा कैंपसेस हैं वो हम ये कोशिश करते हैं कि जर्म्स फ्री रहें, उसकी क्लीनिंग, उसकी नीटनेस और उसके वॉशरूम स्टरलाइज रहें, और जो इक्विपमेंट्स हम अंदर यूज़ कर रहे हैं जब यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें। तो मतलब एक सिस्टम इज़ देयर। फिर उसके अलावा हमने ऑडिट टीम भी रखी हुई है जो हेड ऑफिस से उनको कंट्रोल करती हैं, आके कैंपस विजिट होते हैं,
और ये चेक करते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स हमने उनको दिए हैं वो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर वो मीट नहीं कर रहे होते हैं तो उनकी करेक्शन की जाती है, उनको समझाया जाता है, फिर उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, और किसी दिन आप भी आएँ और आके जो ना बिल्कुल प्रोग्राम जो ना वहाँ पर करें और देखें कि जी स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है और बच्चे किस तरीके से जो है ना वहाँ पर मतलब हमारे स्कूल की सबसे ख़ास बात यह है कि जब मैंने 2-3 पेरेंट्स से इंटरव्यू किया तो मुझे ये पता चला कि उनके बच्चे छुट्टी वाले दिन सबसे ज़्यादा उनको परेशान करते हैं कि हमने स्कूल जाना। ये तो दैट्स अ गुड साइन। ये आई थिंक दैट्स फॉर मी इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट के ऑर्किड के अंदर बच्चे बाय विल आ रहे हैं, बाय विश आ रहे हैं, बाय पुश नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि स्कूल की फैसिलिटीज़ और स्कूल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलेंगे जी मुझे तो जाना है, स्कूल में ही रहना है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। और इसी के हम चलते हैं ब्रेक के बाद, हम कंटिन्यू करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। कहीं में चाहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, वेलकम बैक। और हमारी बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है विद दीज टू वंडरफुल पीपल, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑर्किड स्कूल मिस्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला एंड मुनीज़ा नौशीन हु इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ऑर्किड स्कूल। और हमारी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है अबाउट एजुकेशन, अबाउट दिस वंडरफुल न्यू इंस्टीट्यूट। मेरा आपसे जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि ज़ाहिर जब आप एक इतना बड़ा एंडेवर करने की कोशिश करते हैं और एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ, और इस अच्छे लेवल पे खोलने की कोशिश करते हैं, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इंसान फेस करता है। अभी हम थोड़ी देर पहले ऑफ एयर बात कर रहे थे, हम एक पर्टिकुलर चैलेंज की बात कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अदर आल्सो हर्डल्स। तो जुनैद बताइए किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जब इस एजुकेशन सेक्टर में आने का और इस इंस्टीट्यूट खोलने का, क्या चैलेंज था आप लोगों के लिए? देखिए, जिस वक्त हमने ये डिसाइड किया कि हमने एजुकेशन की फील्ड के अंदर एंटर होना है तो वी मेड अ बोर्ड जिसको हमने डिफरेंट चैलेंजेस जो ना बताए कि किस तरीके से हमने एजुकेशन के अंदर एंटर होना। पहला तो चैलेंज, वी एक्चुअली डिवाइडेड बोर्ड इनटू 2 सिस्टम। पहला सिस्टम का काम ये था टू लोकेट द लोकेशंस कि हमने कहाँ पर ब्रांचेस खोलनी है। सही। और दूसरे का चैलेंज ये था कि वो करिकुलम जो ना वो डेवलप करें। तो एक पार्ट को मैं हेड कर रहा था, जो लोकेशन जो ना हमने लोकेट करनी है, दूसरे पार्ट को मैडम जो ना वो हेड करेंगी। तो आप पहले हम आपकी तरफ आते हैं, तो लोकेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो उनके लिए सबसे पहले खासियत ये, जो उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो उनके एक्सेस में जो ना वो जगह मौजूद होनी चाहिए और कम से कम वो डिस्टेंस जो ना वो ट्रैवल करें, क्योंकि स्कूल शुरू होता है सुबह 8 बजे और अगर मेरी लोकेशन ज़रा सी दूर होगी और बच्चे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो मेरी ब्रांच में आएगा नहीं, या अगर वो आएगा तो वो बेचारा सोते हुए आएगा। बिल्कुल। तो कोशिश जो ना वो ऑर्किड स्कूल की यही है कि जो हम लोकेशंस आइडेंटिफाई करें और जहाँ पर अपने कैंपसेस खोलें वो आबादी के दरमियान में हो और लोगों का एक्सेस उसके अंदर इजी हो। जैसे मेरी आपकी 2 ब्रांचेस हैं? नहीं, मेरी एक्चुअली 3 ब्रांचेस हैं। थोड़ा सा बताइए क्या कहाँ है? एक हमारी जो ना वो क्लिफ्टन में है, जो बारबेक्यू टुनाइट और कराची ग्रामर स्कूल के दरमियान Which is a very prime location. Which is a very prime location। आप मेरे अपने ख्याल के मुताबिक काफ़ी लोग तो बाई वॉक ही जो ना वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी मेरी ब्रांच है वो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में, जो अगेन जो है ना वो बहुत प्राइम और मेन रोड के ऊपर जो है ना लोकेशन, बड़ी सेंट्रल है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा सेंट्रली जो है ना। और तीसरी जो है ना वो ब्रांच है नॉर्थ नाज़माबाद पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास, अगेन वो भी काफ़ी जो है ना वो सेंट्रल, जो लोग थोड़ा सा आउटवर्ड रहते हैं उनके लिए बहुत आसान जो है ना। ठीक है। तो आइडेंटिफाई और लोकेशन, और लोकेशन के बाद फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करना, अंदर सारी जो ना वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्किड स्कूल है, ठीक है, वो बनाना, उनको प्रोवाइड करना, उनकी जैसे आपका पहला सवाल था हाइजीन को सामने रखते हुए, तो उनके ड्रेनेज लाइनों को जो ना सही तरीके से देखना, एग्जॉस्ट देखना। और बाय द वे ऑर्किड स्कूल पूरा जो ना वो सेंट्रली एयर कंडीशन है, सही, तो ये AC की जो ना वो डक्ट्स वगैरह सारी मैनेज करवाना, तो मतलब इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स अ होल प्लानिंग। और एज़ यू नो, जितना आप
लंबा सोचते हैं उसके पीछे उतनी मेहनत करना दरकार होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पे तो प्लान कुछ और होता है, लेकिन जब फिजिकली आप जाते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ गुड टीम, अच्छा आर्किटेक्ट्स हैं हमारे पास, अच्छे जो है ना एग्जीक्यूटर्स हैं, वो टीम वर्क वाज की। टीम वर्क द की है। अच्छा मैम ये बताइए कि अब जैसे इन्होंने बताया कि आप हैंडल कर रही हैं दी एजुकेशन साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, द करिकुलम, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस पर काम कितना हुआ, किस तरह डिसाइड किया कि किस तरह हम की चीज़ें ऑफ़र करेंगे और किस तरह के हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स ऑब्वियसली टू चॉइसेस उनके पास। मेरा खुद बजाते खुद एक बहुत लंबा एसोसिएशन है एजुकेशन की फील्ड के साथ, और इंटरनेशनली भी बहुत से कोर्सेज़ भी किए हैं, काम भी किया है, पाकिस्तान में भी बहुत काम किया है, कोर्सेज़ भी किए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड ही किए हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली स्कूलिंग से। जो पाकिस्तान की स्कूलिंग का सिस्टम है, डेफिनेटली अगर आप हम उसको कहें कि एक कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है, बिल्कुल जी, तो ये कोई गलत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम साथ साथ लेके चलना भी चाह रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर और हमारे नॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं कि होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के अपब्रिंगिंग के अंदर। तो जो करिकुलम हमने किया है वो एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है, जिसमें ज़ाहिर है बात है कि लैंग्वेजेस को, नंबर्स को, साइंस को, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ नॉन कोर सब्जेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दी है, जिसमें आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स कह लीजिए, सोशल साइंसेस कह लीजिए, या जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप कह लीजिए कि उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से है। मगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने से डिफरेंट जावियों में जाते हुए, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हुए बच्चों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम यही होता है कि आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में ही आप उनको रोबोटिक्स भी पढ़ा रहे हो, साइंस के ही थ्रू आप उनमें आर्ट्स भी इनकलकेट कर रहे हो, आप नंबर्स पढ़ा रहे हैं, उधर आप फिजिकल एजुकेशन को ले आइए। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम डेवलप करना इज़ अ बिग टास्क, एक चैलेंज होता है। उसके लिए हमने पूरी टीम बिठाई एकेडमिक्स की, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमने लिए जो अपने अपने एरियाज़ में ट्रेंड एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने करिकुलम को डेवलप तो किया, लेकिन करिकुलम में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती हैं कंटिन्यूसली। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को आप इंटीग्रेट करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं। ज़ाहिर है थियोरिस्ट काम कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनके पास फोकस ग्रुप्स होते हैं जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी ही थ्योरीज़ को आगे इन्हेंस करते हैं। उसी को लेते हुए हमें भी इन्हेंसमेंट लानी होती है एजुकेशन में, जैसे जैसे दुनिया में डिस्कवरीज आ रही हैं, इन्वेंशंस आ रही हैं, एजुकेशन में भी डेवलपमेंट आ रही है। तो करिकुलम एक दफ़ा बनाना ही नहीं काम होता, उसको रिव्यू करना, उसके अंदर एडवांसमेंट लाना, उसके अंदर चेंजेस लाना, वॉट एवर द नीड्स आर देयर, उसको केटर करना होता है ताकि बच्चे अपने अटेनमेंट टारगेट्स को अचीव कर सकें। सबसे पहला इसमें तो इम्पोर्टेंट काम अटेनमेंट टारगेट्स ही डिसाइड करना होता है कि हर पर्टिकुलर लेवल और हर पर्टिकुलर एज ग्रुप के क्या अटेनमेंट टारगेट्स हैं, और फिर उनको किस तरह से अचीव करवाया जाएगा। मिक्स एबिलिटी ग्रुप को ऑर्किड स्कूल में केटर किया जा रहा है। Like we have the high achievers also and the students who are capable to achieve better in their life. तो ये नहीं है कि हमें खाली एक हाई लेवल स्टूडेंट्स को लेना है जो कि बहुत ही हाईली केपेबल हैं, हमें उन जो बच्चे जहाँ पे भी जो भी स्टैंडर्ड है उनको एक बेंचमार्क तक लाना है। तो मिक्स एबिलिटी ग्रुप के लिए डिफरेंशिएट, तो सिर्फ ये नहीं है कि जो बच्चा नेचुरली गिफ्टेड हो उसको सिर्फ प्रायोरिटी दी जाए, मतलब हर बच्चे को एक्चुअली एवरीवन इज हैविंग द पोटेंशियल, बिल्कुल, और उस पोटेंशियल को एनहांस करना हमारी जिम्मेदारी है एज अ स्कूल। ये बहुत अच्छी बात है और बड़े कम लोग ऐसा सोचते हैं, और ये आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट मैम। और अब आखिरी मुख्तसर सा जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज हो पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें? देखिए मैसेज इज़ वेरी सिंपल, हम सब पे जो ना वो रिलीजियस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें और अपना काम पूरा करें एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स। और कोशिश ये करें कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ भी करें तो वी एक्चुअली गिव देम अ सोल्यूशन, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन, एनी सब्जेक्ट, एनी डिपार्टमेंट, बट गिविंग देम अ सोल्यूशन, अ राइट सोल्यूशन, इट्स बेसिकली अ चैलेंज। तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक stop criticizing other and work on yourself. And work on yourself. Wonderful. Well, thank you Junaid. मैम मुख्तसर सा एक छोटा सा अगर मैसेज देना चाहें जो लोग देख रहे हैं। मैं तो मैसेज का सल्यूट ही करना चाहूँगी उन तमाम पेरेंट्स को जो अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके और बच्चों की एजुकेशन की तरफ आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं अपनी ज़रूरियात को पीछे, और ये सोचते हैं कि हमें बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देनी चाहिए। तो ऑर्किड स्कूल इज़ गिविंग अ प्रॉमिस टू देम कि व्हेन दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू आवर स्कूल डेफिनेटली वील पे बैक।
बिल्कुल, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर, आप लोगों ने टाइम निकाला। आई नो आप लोगों का बड़ा बिजी स्केड्यूल है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को एजुकेट करना, बच्चों को संभालना और उनके फ्यूचर को संभालना आसान काम नहीं है, बट आई सैल्यूट बोथ ऑफ यू फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड थैंक यू वेरी मच कि आप आए। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम, आज का हमारा ये टाइम ख़त्म होता है। मैं तमाम लोगों से ये सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा जो मैं शो में बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ रियल, मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रॉब्लम। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह के डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, इस तरह के मसले मसाइल आर रियल एंड दे आर थ्रेटनिंग द लाइव्स ऑफ यू। तो प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प। जाएँ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, जाएँ किसी साइकाइट्रिस्ट के पास, जाएँ किसी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास, जो आपको नज़र आए, या घर में किसी से बात करें इस बारे में, अपनी फीलिंग्स सामने लाएं, अपने अंदर उस फीलिंग को दबाएं नहीं। और अगर आपको एंड सबके साथ होता है, ये भी ना सोचें कि जी मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हर किसी का होता है, मेरे साथ भी हुआ है। सो वी विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।